हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंडिफरेंस कर्व। कल हम लोगों ने व्हाइल डिस्कसिंग द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। और क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी के साथ साथ हमें एक और अप्रोच पढ़नी होती है, दैट इज नोन एज द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आई होप आपको कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, आपको समझ आया है। अगर नहीं आता तो आप दोनों लेक्चर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे भी देख सकते हैं। और टाइमली अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जब कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि यूटिलिटी को वहां पे क्वांटिफाई किया जाता है, वहां पे हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे यूटिलिटी को। लेकिन वो करना रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। रियल लाइफ में हम लोग रैंक कर सकते हैं कि किस चीज से हमें बेटर सेटिस्फेक्शन मिलती है और किस चीज से हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आइसक्रीम कंज्यूम करनी है तो आइसक्रीम कंज्यूम करने के लिए अगर मैं किसी आइसक्रीम पार्लर में जाऊं और मुझे चूज करना है वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर में से, मैं बता पाऊंगी कि मैं वेनिला को ज्यादा प्रेफर करती हूँ या चॉकलेट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं वही आइसक्रीम फ्लेवर के लिए ऑप्ट करूंगी जिसको मैं ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। ज्यादा प्रेफर करने का मतलब है मैं उसको बेटर रैंकिंग दे रही हूँ। बेटर रैंकिंग देने का मतलब है मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसी को ऑर्डर करूंगी। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में इसी रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम को प्रेफर कर रही हूँ ओवर वेनिला, तो मेरा ऑर्डर जो है उसमें भी मैं क्या करूंगी, मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि चॉकलेट आइसक्रीम मेरे लिए क्या होगी, मेरे लिए रैंक 1 पे आएगी और वेनिला आइसक्रीम रैंक 2 पे आएगी। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्वांटिफाइंग मैंने कोई नंबर असाइन नहीं किया। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे रैंक यूज किया। मैंने उसको बोला कि फर्स्ट मैं चॉकलेट प्रेफर करती हूँ, देन मैं वेनिला प्रेफर करती हूँ। और मेरे पास अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का भी मेरे पास अगर ऑप्शन होता तो मैं मार्क कर रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी मेरे लिए थर्ड प्रेफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी पे रैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया रादर देन नंबर। तो आप भी याद रखना, जब हम लोग भी रूटीन में कहीं जा रहे हैं, अगर आपको लेट से आप कहीं शॉपिंग करने गए, तो जब आप शॉपिंग करने गए तो आपने क्या किया, आपने ड्रेस परचेज करनी थी, परचेज तो आपने एक ही ड्रेस परचेज करनी है। लेकिन अगर आप किसी मॉल के अंदर जाओगे और वहां पे आपको जाकर ड्रेस परचेज करनी है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अब आप वहां पे सिलेक्ट करोगे, आपको लेट से 5 ड्रेसेस पसंद आई, आपको 5 ड्रेसेस पसंद आई, लेकिन उस 5 में से आपको तो एक ही परचेज करनी है। अब एक आप कौन सी प्रेफर करोगे, कौन सी परचेज करोगे जो आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होगी। ठीक है, आपको पांचों की पांचों पसंद आई, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपने डिसीजन बनाना है। तो आपने रैंक किया कि मुझे पहले प्रेफरेंस मेरे लिए ये ड्रेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किया। तो जो टॉप मोस्ट रैंक वाली ड्रेस है वो अब आप लेने वाले हो। तो इंडिफरेंस कर्व के टाइम पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब रैंकिंग को यूज करते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्वांटिफाई करते हैं, हम नंबर की फॉर्म पे एक्सप्रेस करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, हम रैंकिंग को यूज करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बताते हैं कि हमें कौन सी चीज कितनी पसंद आ रही है, हमें सबसे टॉप मोस्ट क्या पसंद आ रहा है, हमारी प्रेफरेंस हम रैंक के हिसाब से दिखाते हैं। तो आज की क्लास के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, देन एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन यहाँ पे रखना, बिकॉज जब हम आगे वाली क्लासेस डिस्कस करेंगे तो वहां पे इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है MRTS, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
और जब हम स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। हम काफी टाइम क्या करते हैं, हम मिक्स करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मैं बोल रही हूँ, जब आपके साथ मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगी तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और साथ ही जो लास्ट दो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? स्पेशली फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, तो वहां पे चांस होता है कि जो हमें जो हम लोग नहीं पढ़कर जाते उसमें से क्वेश्चन आया। आप सब इंडिफरेंस कर्व पढ़कर जाने वाले हैं, लेकिन अगर मैंने इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं पढ़ा, फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए एग्जाम में प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और लास्टली, गुड्स, बैड और न्यूट्रल क्या होते हैं और इनके लिए इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम वन बाय वन ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व में अभी तक आपको ये तो समझ आया होगा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हम कंज्यूम करने वाले हैं। तो मतलब जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता भी है, जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम इसको थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस के अंदर बात कर रहे हैं। थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो हमने जब कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात की, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको 100 रुपीज दे दूं, मैं आप सबको बोल रही हूँ कि हमें पिकनिक मनानी है और आप सबको 100 100 रुपीज दे दिए। तो जब आप 100 रुपीज में से पिकनिक का सामान लेने जाएंगे तो आप मल्टीपल चीजें उठाते हैं। दुकान के अंदर जाकर नॉर्मली क्या होगा, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स उठाएंगे। आप चिप्स भी उठा रहे हैं, आप चॉकलेट भी उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अंडर इंडिफरेंस कर्व हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। बिकॉज इन रियल वर्ल्ड हम कभी भी एक गुड को कंज्यूम नहीं करते, हम नंबर ऑफ गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी देखेंगे, वहां पे भी हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की कंजप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बता रहा है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें क्या दे रहे हैं, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोवाइड अ कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। अभी तक आपको पता है इस यूटिलिटी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑल्टरनेट वर्ड सेटिस्फेक्शन। और इकोनॉमिक्स में जब भी हम सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग में क्या वर्ड आएगा? अब आप सबके दिमाग में वर्ड आना चाहिए यूटिलिटी। तो इंडिफरेंस कर्व में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम टू गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें क्या देने वाले हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। अब नॉर्मली मैंने आपको बोला कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। इन रियलिटी हम नंबर ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, हम टू गुड्स के बारे में बात करते हैं। अदर देन दिस, अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करेंगे तो आप नंबर ऑफ गुड्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टू गुड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, याद रखना इस एनालिसिस के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हमने बोला हम टू गुड्स और सर्विसेज ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम टू गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हैव, यहाँ पे आ गया हमारा गुड एक्स
और यहाँ पे आ गया हमारा गुड वाई। गुड एक्स कुछ भी हो सकता है, गुड वाई कुछ भी हो सकता है। आप गुड एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, गुड वाई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व को किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। अगर आपको मैं यहाँ पे बात करूं पॉइंट ए पे, लेट से पॉइंट ए में आप 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं प्लस 20 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर हम बी पॉइंट के अंदर बात करें तो हम यहाँ पे 18 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं और 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग एक ही इंडिफरेंस कर्व के अंदर है। ये जो आप लोगों को कर्व दिख रही है, दिस वन, दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने बोला कि चाहे मैं 20 वाई प्लस 10 एक्स कंज्यूम कर रही हूँ, 20 एक्स प्लस 10 वाई, और मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 18 एक्स प्लस 10 वाई। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे क्या दे रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे दे रहे हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व में हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्लियर? आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व समझ आया है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल और डायग्राम वापस से डिस्कस करूंगी। पहले हम बात करेंगे assumptions की। देखिए, assumptions के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है, हम जब दो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, तो यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स और गुड वाई के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को कंपेयर कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुड एक्स का, एक मैंने इंडिफरेंस कर्व ये बना दी, एक मैंने इंडिफरेंस कर्व ये बना दी, एक मैंने इंडिफरेंस कर्व ये बना दी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लेट से पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहाँ पे पॉइंट सी है। अगर मैं पॉइंट ए पे बात करूं, मैं बोल रही हूँ आई एम कंज्यूमिंग ए पॉइंट पे 10 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 10 यूनिट्स ऑफ वाई। पॉइंट बी के अंदर मैं बात कर रही हूँ आई एम कंज्यूमिंग 8 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 9 यूनिट्स ऑफ वाई। पॉइंट सी पे आई एम एज्यूमिंग कि मैं कंज्यूम कर रही हूँ 15 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 12 यूनिट्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रख दिए ए बी सी के। और मैं एक और पॉइंट मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे डी, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट मार्क कर लिया डी। डी को मैं कॉम्बिनेशन को लिख लेती हूँ 18 यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस 10 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, हाँ, सॉरी, प्लस 9 यूनिट्स ऑफ वाई। हम इस तरीके से अलग अलग 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पशन, जब हम कंप्लीटनेस पे बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम रैंक कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, कौन से कॉम्बिनेशन हमें हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, और कौन से कॉम्बिनेशन हमें कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने ए और डी क्या लिया, ए और डी मेरा सेम इंडिफरेंस कर्व में है, ए और डी सेम इंडिफरेंस कर्व में है। तो जो सेम इंडिफरेंस कर्व में है कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन डी, मैंने बोला कि ए और डी वो कॉम्बिनेशन है जो मुझे क्या दे रहे हैं, जो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन बी जो है, कॉम्बिनेशन बी मुझे सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और कॉम्बिनेशन सी जो है दैट गिव्स मी द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली अंडर द कंप्लीट प्रेफरेंस मैंने क्या किया, कंप्लीट प्रेफरेंस में मैंने रैंक किया कि किसको, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। और जब मैंने रैंक किया ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को, तो यहाँ पे मैंने रैंकिंग के बाद बताया कि कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि जो कॉम्बिनेशन सी है, इट गिव्स मी द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशन बी
को मैंने बोला इट गिव्स मी द लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और ए और डी कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो इन बिटवीन आ रहे थे, विच गिव्स मी द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और अगर आप देखेंगे ए और डी मेरे इन बिटवीन आ रहे हैं, तो सबसे टॉप में मैं क्या लिखूंगी? सबसे टॉप में मैंने लिख दिया सी, फिर ए और डी, देन मैंने लिखा बी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने रैंकिंग की। तो कंप्लीटनेस जब एग्जाम्पशन के बारे में हम बात करते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। Consumers can compare and rank all possible combination of two goods, full stop, for any two bundles, comma, a consumer either prefers one over the other or is indifferent between them, or is different between them. Clear? Number second, unsatiated. हम लोग क्या कहते हैं, अगर मुझे आपसे ही पूछना पड़े, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक मॉल के अंदर या किसी शॉप के अंदर छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके ऊपर कोई भी इनकम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी पॉकेट में इतना ही पैसा, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं इम्पोज करें, तो क्या आप नंबर ऑफ गुड्स बिना सोचे समझे खरीदते हैं? आप उठाते जाएंगे। अब वहां पे हम लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है, उसकी जो भूख है वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा? वो हमेशा प्रेफर करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मिलता जाए। तो हम यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं, मोर इज प्रेफर टू लेस। थर्ड एग्जाम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग कि हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस हैं, ए, बी और सी। तीन कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। अगर हम ए को प्रेफर कर रहे हैं ओवर बी, मैं आपको बोल रही हूं कि ए और बी में से आप चूज करें, तो आपने बोला कि मैं तो ए ही चूज करूंगा। फिर मैंने आपको बोला बी और सी में से चूज करिए, बी और सी में से चूज करिए, तो आप चूज कर रहे हैं बी। इसका मतलब हम, अगर मैं आपको पूछूं कि ए और सी में से आप क्या चूज करेंगे, डेफिनेटली आप क्या चूज करेंगे? ए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम ए चूज कर रहे हैं ओवर बी, बी चूज कर रहे हैं ओवर सी, देन हम ऑटोमेटिकली ए को ही चूज करने वाले हैं ओवर कॉम्बिनेशन सी। Number four, that is the diminishing marginal rate of substitution. It is one of the most important assumptions जो हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी पहले मैं आपके साथ टेबल डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस करूंगी, और इन बिटवीन हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। जब मैं आपके साथ यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूंगी, उस समय मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये टेबल यूज होगा, किस तरीके से व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इंडिफरेंस कर्व हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी हैव द कॉम्बिनेशन, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव द कॉम्बिनेशन, here we have good x, here we have the good y, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी ऐड करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एमआरएस, को भी नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पांच कॉम्बिनेशन लेंगे गुड एक्स और गुड वाई के, जिन पांच कॉम्बिनेशन में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मार्केट से। तो वी हैव कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, देन कॉम्बिनेशन ई। मैंने पांच कॉम्बिनेशंस को मार्क कर दिया एज ए बी सी डी ई। फिर मैंने बोला कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन ए है, वहां पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रही हूँ, प्लस 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रही हूँ। फिर मेरे पास कॉम्बिनेशन टू है, जहां पे मैंने 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम किया और 8 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम किया। आप लोग देख पा रहे होंगे, जब मैंने गुड एक्स का की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, तो गुड वाई की क्वांटिटी को मैं क्या कर रही हूँ? फॉल कर रही हूँ, बिकॉज मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो मुझे क्या बता रहे हैं? वो मुझे बता रहे हैं कि मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में किस तरीके से रह सकती हूँ,
तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें कौन बता रहा है? इंडिफरेंस कर्व, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर मैं गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे गुड वाई की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाती हूँ और वाई को कम नहीं करती तो मेरा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। दैट्स वाई मैंने क्या किया, अगर मैं एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली को कम करूंगी, सो दैट मेरे को ऑटोमेटिकली क्या मिले, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कहती है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने जब सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम किया तो उस समय गुड वाई का, सॉरी, जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं गुड वाई के 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ। लाइकवाइज जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जब हम लोग 3 यूनिट्स गुड एक्स के कंज्यूम करेंगे तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, हम 5 यूनिट्स गुड वाई के कंज्यूम कर रहे हैं। आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर हम गुड एक्स बढ़ा रहे हैं, गुड वाई को कम करेंगे, ठीक है? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। लाइक वाइज गुड एक्स का अगर हम 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करती हूँ तो मैं 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में आपको ट्रीट करना है। और याद रखना ये टेबल आप चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको यही टेबल यूज करना है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि हम एक को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना है, बिकॉज हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अटेन करना चाहते हैं। एम आई क्लियर? यहां तक सबको समझ आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने एक तो बोला सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जब मेरे ये सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे कहाँ पे आने वाले हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे सिंगल इंडिफरेंस कर्व में आएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैं इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगी वो कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा। वो मेरा इस तरीके से होगा, जहां पे एक्स एक्सिस पे आई हैव गुड एक्स और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वाई एक्सिस पे क्या होने वाला है, गुड वाई। तो यहां से मैंने इस तरीके से कर्व ड्रॉ की, इस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ की जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, आई कॉल इट इंडिफरेंस कर्व। तो ये मेरी क्या है, दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे सो दैट आगे की चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। आप मुझे साइमल्टेनियसली रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट 2 गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। क्लियर? तो ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व है। टेबल आपको बनाना आ गया। टेबल बनाते समय हम क्या कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई में से एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक समझ आया? नाउ कम्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वापिस से चलते हैं राइट अप पे। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है, marginal rate of substitution क्या है, it is the rate at which a consumer is willing to give up one good for another while maintaining the same level of utility। बेसिकली मैंने आपको ये पढ़ाया है, अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, मैं अभी वापस से चलूंगी जब टेबल पे तो मैं उसको रिलेट करूंगी आपके साथ। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच consumer is willing to give up one good for another while maintaining the same level of utility। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने इस टेबल के अंदर देखा कि इंडिफरेंस कर्व में हमें क्या मिल रहा है, हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला कि अगर मैं गुड एक्स को बढ़ा रही हूं तो गुड वाई को भी क्या कर, गुड वाई को क्या करूंगी, गुड वाई को कम करूंगी, यही बोला। तो यही तो हम लिख रहे हैं वहां पे,
Marginal rate of substitution refers to the rate at which a consumer is willing to give up one good. क्या उसे छोड़ा? Good Y छोड़ा for another, that is good X की एडिशन के लिए वो क्या छोड़ने को willing है? वो good Y को छोड़ने के लिए willing है, ठीक है, while maintaining the same level of utility या same level of satisfaction, आप जो कहना चाहें. अब इसकी कुछ डेफिनेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है, प्लीज नोट इट. ठीक है, नंबर वन, जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको लिखने की जरूरत है, प्लीज नोट डाउन. नंबर वन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Marginal rate of substitution refers to the rate at which the consumer is prepared to exchange goods X and Y. Full stop. फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए. ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ, समहाउ कहीं एग्जाम में दो चार स्टेटमेंट्स करके आपको कुछ पूछा जाए रिगार्डिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर कर ही आए. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन लिखिए. और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई can be defined as the amount of y can be defined as the amount of y whose loss whose loss can just compensate whose loss can just compensate the consumer for one unit gain in x. Full stop. Third definition लिखिए. Marginal rate of substitution of x for y represents the amount of y the consumer has to give up for the gain of one additional unit of x so that his level of satisfaction remains the same. लिखा आप लोगों ने तीनों डेफिनेशन. बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है डेफिनेशन के अंदर. मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, चिंता नहीं करनी कि आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एक ही चीज को उन्होंने अलग अलग तरीके से लिखा है. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग बेसिकली, अगर मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि गुड एक्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गुड एक्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड वाई को कम करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो गुड वाई को कितना कम करेंगे सो दैट हम सेम इंडिफरेंस कर्व में रहें, या हम यूं कहें कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहे. क्लियर? अब जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मैथमेटिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके से लिखते हैं? Marginal rate of substitution of x for y is equal to delta y upon delta x. कैसे लिखते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. तो इसको टेबल में भी देखेंगे किस तरीके से हम लिखेंगे. देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखें, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें, हमने क्या लिखा? हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो हम लोग क्या करेंगे? हम यहां से 12 माइनस 8, चेंज चेंज देख रहे हैं ना? 12 माइनस 8 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, 4. फिर 8 माइनस 5 हमारे पास क्या आया? 3. 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 आया. फिर 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2. फिर 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1. बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया. तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है. दैट्स वाई हमने एज्यूम क्या किया कि इंडिफरेंस कर्व में हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिमिनिश करता है. अब क्यों डिमिनिश करता है, ये भी तो क्वेश्चन है.
क्यों डिमिनिश करता है? बिकॉज जब हम एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाए जा रहे हैं एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई को हम कम तो करेंगे, बट अब हम उतना ज्यादा विलिंग नहीं है कि हम वाई को बहुत कम करें। ठीक है, अगर आपके पास, मैं बोल रही हूँ, आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से आप क्या कर रहे हैं, आप मैगी और कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहे हैं। पहले आपने बोला कि ठीक है, मैं 5 पैकेट मैगी के ले लेती हूँ अ, और 2 कोल्ड ड्रिंक परचेज करती हूँ। अब मैंने बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक को बढ़ाना है, तो कोल्ड ड्रिंक को बढ़ाने के लिए मैंने एक बढ़ाई कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को बढ़ाने के लिए मुझे 2 पैकेट मैगी छोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, 3। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक को और बढ़ाना चाहती हूँ, कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं एक और बढ़ाना चाहती हूँ, अब मैं उतना ज्यादा विलिंग नहीं हूँ मैगी को छोड़ने के लिए। अब मैंने कितना छोड़ा, मैंने एक ही मैगी छोड़ी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी कंजप्शन में कोई चीज ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप उसके लिए किसी और चीज को ज्यादा छोड़ने के लिए विलिंग नहीं होंगे। अगर आप बार्टर भी करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और याद रखना, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर आपसे मैं पूछूं, तो इट इज व्हाट, इट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप क्या है, स्लोप हमारा बनता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर यहाँ तक? और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये चीजें हमारी यूज होंगी जब हम कल की क्लास पे आएंगे। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहिए, साथ में रिप्लाई करिए, सो दैट मुझे समझ आए कि क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको ऐड भी करा दूंगी, तो उनको भी नोट कर लेना। सबसे पहले अगर हम इंडिफरेंस कर्व पे बात करें, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। किसी भी कर्व को हम कॉन्वेक्स कैसे बोलते हैं, जब वो कोली की तरह, जो हमारा बोल होता है उसकी तरह उसका मुंह बाहर की तरफ है। आप देख पा रहे हैं इसका मुंह भी बाहर की तरफ है। तो किसी भी कर्व को हम देखते हैं, नॉर्मली हम कैसे देखेंगे कि उसका मुंह बाहर की तरफ खुला होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एज कंजप्शन ऑफ वन गुड राइजेस, हम दूसरे गुड को कम छोड़ना चाहते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, वी हैव गुड वाई, वी हैव गुड एक्स। तो यहाँ पे हम दो इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेगी तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूंगी, दिस लाइक दिस, और फिर मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ की लाइक दिस। मैंने बोला इस इंडिफरेंस कर्व में मेरा पॉइंट ए है। ठीक है, जो नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व है वहां पे, ब्लैक वाली, वहां पे मेरा पॉइंट बी है। और देन मैंने एक और पॉइंट लिया, सॉरी, पॉइंट बी है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैंने इसको मार्क कर दिया पॉइंट सी। अगर मैं रेड वाले इंडिफरेंस कर्व में देखूं, तो ए और सी दोनों पॉइंट मेरे रेड इंडिफरेंस कर्व में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन सी जो है वो मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देंगे। तो कॉम्बिनेशन ए और सी क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। लाइक वाइज अगर हम ब्लैक वाले इंडिफरेंस कर्व में देखें, तो वहां पे बी और सी दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए और बी भी बराबर होंगे।
लेकिन यहाँ पे ये जो ए और बी अगर मैं बोल रही हूँ इट इज इक्वल, मतलब ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। वाई कॉन्ट्राडिक्टरी? बिकॉज अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ए और बी, ए पॉइंट जो है वो हाइयर इंडिफरेंस कर्व में है, मतलब ए पॉइंट में मुझे हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और एज कंपेयर टू द पॉइंट ए मुझे बी पॉइंट में लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया कि ये पॉइंट में हम बात क्या कर रहे हैं, कि कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिर हम लोगों ने डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला पॉइंट देख लिया, हमने कॉन्वेक्स वाला देख लिया, हमने इंटरसेक्शन वाला देख लिया। इसके अलावा जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, जब हम हाइयर इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइयर इंडिफरेंस का मतलब है कि वो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा है, एंड लोअर इंडिफरेंस का मतलब लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा है। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। इकोनॉमिक्स में हमने पहले भी जब हम डिमांड पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपके साथ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया था, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ यूज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स की और साथ में कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स की, और साथ में आप लोग मुझे बताइए कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, गूगल करिए, आप लोग देखिए कि क्या होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए। जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो हम एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं, यही बोला हमने सब्स्टिट्यूट के लिए। तो जब हमने टर्म यूज कर दी परफेक्ट, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर इनको क्या करेगा? कंज्यूमर इसको आइडेंटिकल परसीव करेगा। कंज्यूमर को लगेगा कि ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। अब जब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमने बोला आइडेंटिकल गुड्स हैं, तो हम इसके लिए जो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं वो किस तरीके की होती है? वो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, इस तरीके की होती है। कैसी होती है? पैरेलल लाइन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मे बी कल को आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए तो पूछा हो वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गुड वाई है, यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइंस होता है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी बात करते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जब मैंने आपको बोला स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सॉरी, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैंने क्या बोला? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो याद रखना यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो आप मुझे ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो आप डालडा और रत वनस्पति के बारे में मुझे एग्जांपल दे सकते थे। आप मुझे वेरका और अमूल घी के बारे में वहां पे दे सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट ये वो एग्जाम्पल है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की कैटेगरी में आती है। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की। देखिए, जब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे? ये ये वो गुड्स हैं जो हम साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो गुड्स होते हैं जो हम फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। जैसे अगर हम शूज के बारे में बात करें, अगर मैं आपको लेफ्ट शू दे दूं तो क्या वो आपके लिए यूजफुल होगा? जब तक आपको राइट शू ना मिले नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम शूज को यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट शू क्या है हमारे लिए? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक, अगर एक मिसिंग होगा तो दूसरे की हमारे लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं है।
तो हमारे लिए ये वो गुड्स है जो हम क्या करते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। अब इनकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम एल शेप बनाते हैं। किस तरीके से, एल शेप। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया गुड एक्स, गुड एक्स, वाई एक्सिस पे वी हैव गुड वाई। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ये जो एल शेप बन रही है ये हमारी क्या है, हमारी इंडिफरेंस कर्व है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और याद रखना, जैसे मैंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में आपको बोला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आज सच हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो हम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बात नहीं करते, इट इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आया। अब हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज द गुड, बैड एंड न्यूटर। अब यहाँ पे हम गुड क्या होता है, बैड क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है उनको भी देखेंगे, और साथ ही उसकी डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये वो गुड्स है जो हमारे लिए डिजायरेबल है। दीज आर डिजायरेबल गुड्स। जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि आपके लिए एक बैग और पेन क्या डिजायरेबल है या नहीं है, आप बोलेंगे डिजायरेबल है। हमें चाहिए ना, अगर हमें ज्यादा भी मिलेगा हम लेंगे, उसको परचेज करेंगे। ठीक है, जैसे कपड़े हैं हमारे लिए और जूते हैं, दीज आर डिजायरेबल गुड्स। तो ये हमारे लिए क्या है, ये डिजायरेबल गुड्स होते हैं। और इस इनके केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो नॉर्मल बनती है, इस तरीके से जैसे हम बना रहे थे ना कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वैसे ही बनेगी। अब दूसरा होते हैं बैट्स। बैट्स वो गुड्स होते हैं, दोज आर अनडिजायरेबल। बैट्स क्या है, अनडिजायरेबल गुड्स। अनडिजायरेबल गुड्स, अनडिजायरेबल गुड्स का मतलब, अगर हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतना हम लोग क्या करते हैं, उतना हम इन गुड्स को डिसलाइक करते हैं। जैसे पोल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए, बीमारी हो गई, तो ये लोग, ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, बैड्स। जैसे, या आप लोग नॉन स्मोकर हो और आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है, तो वो जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट है, वो भी आप लोगों के लिए क्या है, दैट इज बैड, आपके लिए डिजायरेबल नहीं है। तो अगर हमारे लिए बैट्स होंगे, तो हम उस समय जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए। यहाँ पे मैंने लिया पोल्यूशन, पोल्यूशन इज अ बैड गुड। और यहाँ पे मैंने कोई आपके लिए क्लोथिंग ले ली, क्लोथिंग इज अ क्लोथिंग इज अ गुड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमारे लिए डिजायरेबल है उसकी तरफ हमारा इसका मूवमेंट होगा। तो इंडिफरेंस कर्व वन, अगर मैं बोल रही हूँ मुझे क्लोथिंग और चाहिए, तो मैं इस साइड मूव करूंगी, ठीक है। तो मैं गुड्स की तरफ मूव करूंगी, फिर से मैं इधर मूव कर रही हूँ। अगर मैं इसका एक्सेस चेंज कर देती, यहाँ पे मेरा आ जाता पोल्यूशन और यहाँ पे मेरा आ जाता क्लोथिंग। ठीक है, तो उस समय हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, IC1, IC2, IC3। हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते, ठीक है। जब आप बुक में देखेंगे आहूजा में, तो आपको ये वाली डायग्राम दिखेगी, ये वाली डायग्राम नहीं दिखेगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये तो हमारी डायग्राम के बारे में बात होगी। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बैड गुड से अवे मूव कर रहे हैं और गुड की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारे लिए डिजायरेबल है, हम चाहते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा पोजेस करें। अगर आप IC1 से IC2 पे देखेंगे, IC3 पे देखेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पोल्यूशन की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और क्लोथिंग की क्वांटिटी एज इट इज रख रहे हैं। तो हम बैड गुड को कम कंज्यूम करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जब हम बैड गुड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एट दैट टाइम हम लोगों की जो कर्व बन रही है वो कैसी बन रही है, वो कॉनकेव बन रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या थी हमारी कर्व, कॉन्वेक्स थी, बट इस समय हमारी जो कर्व बनेगी दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्लियर। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा था, दैट इज न्यूटर। देखो, न्यूटर गुड के बारे में अगर हम बात करें, तो न्यूटर वो होते हैं जहां पे कंज्यूमर कोई परवाह नहीं करता, चाहे उसके पास ज्यादा है वो चीज, चाहे वो कम है। तो न्यूटर की डेफिनेशन लिखिए, अ कॉमोडिटी कैन बी अ न्यूटर, और ब्रैकेट में लिखना है इसको, न्यूट्रल गुड, न्यूट्रल गुड, in which case
द कंज्यूमर डज नॉट केयर वेदर ही हैज मोर और लेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। ठीक है, आई रिपीट, neuter, a commodity can be a neuter or a neutral good, in which case the consumer does not care whether he has more or less of that commodity. I hope आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले गुड एक्स को न्यूट्रल दिखाएंगे, फिर हम गुड वाई को न्यूट्रल दिखाएंगे, और किस तरीके से डायग्राम होती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। तो वी हैव गुड एक्स, वी हैव गुड वाई। हमने बोला गुड एक्स हमारे पास क्या है, न्यूटर है, तो इसका मतलब हमारे लिए यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि गुड एक्स हमारे पास ज्यादा है या कम है। तो हम लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर्व बनाएंगे जब हमारा गुड एक्स न्यूटर होगा, और हमारा जब गुड वाई न्यूटर होगा तो हमारा क्या बनेगी, हमारी जो लाइन बनेगी वो वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे गुड एक्स जब मेरा नॉर्मल गुड है, गुड वाई मेरा न्यूटर है, तो मेरे पास जो लाइंस बनेगी दैट आर वर्टिकल। कैसी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। क्लियर? तो आपको समझ आया, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस केस में हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा इन केस ऑफ न्यूटर। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स में आप सोचिए कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिए। क्लियर? तो यहीं पे क्लास खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसका एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू।